नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की है वर्क क्या होता है, किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। धनात्मक वर्क क्या है यानी पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ऋणात्मक वर्ग क्या है, निगेटिव वर्ग क्या होता है, और ज़ीरो वर्ग यानी जीरो वर्ग मतलब शून्य वर्ग क्या है। कौन से एग्जाम्पल हैं उसके, किस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, उनके बारे में सभी के बारे में हमने बात की है। क्वेश्चन भी किए हैं, वहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। यदि आपने नहीं वीडियो देखा है वो तो और देखो उसको, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में। क्या होती है एनर्जी और क्या होती है हमारी पावर, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कितने प्रकार की एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी को किस में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि विद्युत ऊर्जा किस लिए प्रयोग की जाती है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा। जैसे हम लोग बात करें डायनेमो होता है, डायनेमो कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। इस प्रकार के जो सवाल बनते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझना। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? एनर्जी एंड पावर के बारे में, यानी हमारे पास ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। एनर्जी होती क्या है या फिर ऊर्जा क्या है, यहाँ से कैसे सवाल हमारे बनते हैं। एनर्जी की हम लोग बात करें तो एनर्जी को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक टेक्निकल परिभाषा होती है, उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत होती है भी नहीं, फिर भी उसको आप लोग याद रख सकते हैं। पर यहाँ पर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो एनर्जी क्या है? एनर्जी किसी भी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी। कितनी कैपेसिटी किसी ह्यूमन में है या फिर किसी बॉडी में है जो उस कार्य को करने के लिए कैपेबल है, तो हमारी क्या कहलाती है? वह ऊर्जा कहलाती है। कोई भी हम लोग कार्य करेंगे उसके लिए हमें कितनी क्षमता की ज़रूरत है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी या फिर ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग बात करें कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो इसके प्रकार तो कई प्रकार होते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा हुई, चुंबकीय ऊर्जा हुई और रासायनिक ऊर्जा हो गई। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा हैं ये कई प्रकार की ऊर्जा होती हैं। बाकी मुख्यतः जो मेनली एग्ज़ाम में हमसे सवाल बनते हैं वो बनते हैं सवाल कि हमारी ऊर्जा के कितने प्रकार हैं। तो ऊर्जा के 3 प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्या हैं ये, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ऊर्जा की परिभाषा की हम लोग बात करें तो ऊर्जा की परिभाषा है किसी भी कार्य किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और इसका मात्रक की हम लोग बात करें तो इसका मात्रक भी जूल होता है। जो कार्य का मात्रक है वो ही इसका मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और यदि बात की जाए कि ये कैसी राशि है, इसको भी आप लोग याद रखना, यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। ये मैंने पहले भी आपको लिखवा दिए हैं, फिर भी आप लोग इसको यहाँ पर रख सकते हो। तो ऐसे हमारे वहाँ से सवाल बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रकार की। तो प्रकार में कि हम लोग बात करें तो हमारे पास एक प्रकार क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद हम लोग दूसरे प्रकार की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा। इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक
एनर्जी। और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर के क्या बनती है हमारे, यदि गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास होती है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारे 3 प्रकार हैं ऊर्जा के। बाकी हम लोग बात करेंगे विद्युत ऊर्जा क्या है, चुंबकीय ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बाकी इन रूपों में ही शामिल हो जाती हैं वो सारी ऊर्जाएं। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की मैं बात करूँ तो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। स्थितिज ऊर्जा होती है यदि कोई बॉडी या पिंड रेस्ट में है, विराम में है, तो उसमें जो भी स्थित ऊर्जा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई बॉडी स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो उसमें निहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी बॉडी में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा की हम लोग बात करें तो गतिज ऊर्जा होती है किसी भी पिंड की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि कोई बॉडी गति की अवस्था में है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है तो वह क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, कोई भी एक बॉडी है या हम खुद ही दौड़ते हैं, तो अब हम लोग जैसे दौड़ करके आते हैं और दौड़ने के बाद यदि हम किसी पिंड को धक्का देते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो किसके कारण थी, गति के कारण। अब हमने किसी भी पिंड को धक्का दिया तो वह एनर्जी किस में परिवर्तित हो गई, उस पिंड में जो गतिज ऊर्जा थी वो आगे ट्रांसफ़र हो गई, परिवर्तित हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा। इनके फॉर्मूले क्या हैं, क्या फॉर्मूले इसके हैं, कहाँ पर चेंज होती है गतिज ऊर्जा, कैसे सवाल बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वैसे ही मैं आपके लिए बता रहा हूँ परिभाषा के तौर पर। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को मिलाकर क्या बनती है हमारी, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी बनती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में कंप्लीट अच्छे से पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कोई भी बॉडी है अपनी स्थिति के कारण, अपने रेस्ट के कारण, अपने विराम के कारण वह जो भी कार्य कर सकती है वह कौन सी होती है, उसमें स्थित ऊर्जा, उसमें स्टोर ऊर्जा, उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी हम लोग परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें स्थिति के कारण उसके द्वारा कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg और h। क्या है ये mgh और कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल तौर पर हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है, ध्यान देना आप लोग, हमारे पास ये बॉडी है और कहाँ पर रखी हुई है, ये रेस्ट में रखी हुई है, स्थिति में रखी हुई है, विराम में रखी हुई है और सतह पर रखी हुई है। जब यह बॉडी किसी सतह पर या फिर हम लोग बात करते हैं धरती की सतह पर रखी हुई है तो यह बॉडी, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि यह कैसी है, ये स्थिर अवस्था में है और रखी हुई है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी।
अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये ब्राह्म में रखी हुई है वस्तु, स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो सतह पर है, तो यहाँ पर हाइट कहाँ से आ गई। ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हमारे पास ब्राह्म अवस्था में, स्थिर अवस्था में या सतह पर कोई भी वस्तु रखी थी या पिंड रखा था, पिंड रखा था, तो उसमें हाइट कहाँ से आ गई। जब हमारे पास स्थिर अवस्था में है, किसी ऊंचाई पर नहीं है, तो ये आई कहाँ से, उसको आप लोग समझो। जब कोई भी बॉडी किसी सतह पर रखी हुई होती है तो हम लोग उसको भार मान करके चलते हैं। क्या मान करके चलते हैं, भार, या फिर उसको हम लोग वेट मान करके चलते हैं। अब वेट क्या होता है, m/g होता है। हमारे पास ये ग्रेविटी कार्य करती है और उसका जितना मास है वो कार्य करता है। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा वह हो जाती है यदि हम लोग पिंड को ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे की ओर ले जाते हैं, यानी हाइट में आप चेंज करना शुरू कर देंगे। जब ये बॉडी स्थिर अवस्था में है, इसके अंदर होगी तो स्थितिज ऊर्जा ही, पर वह किस रूप में दिखाई देगी, भार के रूप में दिखाई देगी। अब हमने क्या किया, जो ए पिंड था, इस पिंड को हम लोग कहाँ पर ले गए, h ऊंचाई पर ले गए। कहाँ पर ले गए, h ऊंचाई पर हमने इसको उठा करके रखा हुआ है। अब हमारे पास जो एनर्जी हमारे पास किस रूप में थी, स्थितिज ऊर्जा में वेट के रूप में थी। वेट क्या था, mg। अब हमारे पास हाइट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो हाइट भी हमारे पास इसी के साथ आनी शुरू आ जाएगी, तो वो किस में, मल्टीप्लाई या फिर गुने में हाइट हमारी आ जाएगी। और ये वेट किस में चेंज हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास हाइट कहाँ से आई, ये बात आपको समझ में आई होगी। जब हम लोग किसी पिंड को ऊपर उठाते हैं और स्थिर रखते हैं, कितनी ऊंचाई तक हमने उसको उठाया, तो वो वेट के साथ साथ उसमें हाइट भी हमारी ऐड हो जाती है, यानी गुना में हमारे पास हाइट आ जाती है। तो हमारी स्थितिज ऊर्जा किस रूप में देखने में मिलती है, mgh। अब हमसे सवाल यहाँ से कैसे बनेगा, उसमें कहेगा कि कोई भी बॉडी इतनी ऊंचाई पर है और उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी और उसका द्रव्यमान कुछ भी देगा वो, तो आसानी से आप लोग उसको निकाल सकते हैं, mgh। m द्रव्यमान वो देगा और ग्रेविटी का मान या तो 10 होता है या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और हाइट कितनी देगा, वो हाइट अपने आप ही कहेगा कि इतनी हाइट पर कोई भी वस्तु रखी है। अब यहाँ से शब्दावली से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका नीचे इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, बाकी थ्योरी से कैसे सवाल बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ से कैसे हमारे लैंग्वेज में सवाल आते हैं, ध्यान देना। हमारे पास क्या क्या कंडीशन यहाँ से बन सकती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास बनेगी, किसी पिंड की ऊंचाई समान है। यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कैसे सवाल बनेगा, किन्हीं दो पिंडों की ऊंचाई समान है, लेकिन उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। तो किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ऐसे सवाल बनेगा हमारा। तो आप लोग जवाब दोगे, ये 4 ऑप्शन वहाँ पर लिखे हुए होंगे, जिसका द्रव्यमान अधिक है ये कंडीशन लिख दी, या फिर जिसकी हमारे पास ग्रेविटी अधिक है, या फिर उसके बाद वो कहेगा कि जिसका द्रव्यमान आधा है या कम है, इस प्रकार से वो लिखेगा। देखो हमारे पास लिखा है किन्हीं दो पिंडों की ऊंचाई समान है लेकिन उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब आप लोग बताओ, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh।
हमारे पास ग्रेविटी भी सेम रहती है, ग्रेविटी भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण भी हमारा सेम रहता है। अब उसने कहा है हाइट हमारी कैसी है, दोनों की हाइट सेम है, h1 बराबर h2 है। तो हमारे पास जब हम लोग एक कंडीशन की बात करते हैं पिंड एक के लिए, तो Pe1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 और g1 और h1। h और g1 ये क्या रहेंगे, कॉमन या फिर हमारे पास समान रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी कॉमन रहेगी और हाइट उसने कहा है बराबर ही है। और Pe2 बराबर क्या होगा, m2 g2 h2, तो ये कॉमन रहेगा, चाहे इनका मान 10 हो तो यहाँ भी 10 रहेगा। अब बदलाव किस में करना होगा, यदि ये मान पोटेंशियल एनर्जी हमें परिवर्तित करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें परिवर्तित करनी है तो इस मान को हम लोग परिवर्तित करेंगे, द्रव्यमान को हम लोग परिवर्तित करेंगे। और परिवर्तित कैसे करेंगे, परिवर्तित हम लोग इस प्रकार करेंगे, यदि ये वाला मान अधिक है तो इसका मान अधिक आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का E1 का मान अधिक आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी E2 में M2 का मान अधिक होगा तो इसका मान अधिक आएगा। तो यहाँ पर डिपेंड क्या करता है, यहाँ डिपेंड करता है कि किस पिंड का द्रव्यमान अधिक है, और जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसमें ही स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होगा, अधिक होगा। जैसे हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ 5 किलोग्राम द्रव्यमान है और यहाँ पर कितना है, 7 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो यहाँ 50 हमारे पास जूल एनर्जी आएगी और यहाँ पर कितनी आएगी, 70 जूल एनर्जी। डिफरेंस किसका आया, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें कैसी होगी स्थितिज ऊर्जा का मान। किस पिंड की, यहाँ गतिज लिख दिया मैंने, स्थितिज लिखना था, किस पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, तो ये बात आपको किसकी होगी, जिसका हमारे पास द्रव्यमान कैसा है, अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। और सेम लैंग्वेज ध्यान से आप लोग दिखना, दूसरा पॉइंट हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है इसी के साथ मैं समझा देता हूँ, लिखना पर आप लोग उस दूसरे पॉइंट को खुद ही। अब वो क्या कहेगा, किन्हीं दो पिंडों की ऊंचाई समान है, पहली कंडीशन कही थी, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। अब वो क्या कह सकता है, अब कह सकता है किन्हीं दो पिंडों की ऊंचाई, अब समान नहीं कहेगा, अब क्या कहेगा, किन्हीं दो पिंडों का द्रव्यमान, किन्हीं दो पिंडों का द्रव्यमान समान है लेकिन उनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न है, तो किस पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ पर भी क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर अब उसने कहा है हमारे पास द्रव्यमान का मान समान है, ये m का मान कॉमन रहेगा, समान रहेगा, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास चेंज किस में आएगा, अब आएगा चेंज हाइट में। अब जिसकी हाइट अधिक होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होगा, अधिक होगा। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं, पहले तो हमने द्रव्यमान समान रखा था, अब हम लोग इस वाली टर्म्स को कॉमन रख लेते हैं, यानी पहले वाली टर्म्स को कॉमन रख लेते हैं m1 g1 की। तो h2 का मान यदि हम लोग 5 मान लें, 5 मीटर, और यहाँ पर हम लोग h1 का मान 5 मीटर मान लें, और यहाँ पर हम मान लें m2 g2 h2, और यहाँ पर h2 का मान कितना मान लें, 7, तो हमारे पास कितनी एनर्जी आएगी, एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 70 जूल। तो जिसकी ऊंचाई अधिक होगी द्रव्यमान समान होने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, और जिसमें ऊंचाई समान है जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। लैंग्वेज में ही सवाल बनते हैं, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि यदि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैंग्वेज में सवाल बनने हैं और यही लैंग्वेज आपके सामने आएगी तो आसानी से आप लोग उसको समझ सकते हो कि सवाल कहने की कोशिश क्या कर रहा है। और अब फिर वो कह सकता है कुछ भी, m का मान 2 गुना है, 3 गुना है, तो किसकी एनर्जी अधिक होगी, तो m का मान 2 गुना करोगे, यदि इसका m2 का मान 2 गुना कर दिया तो इसकी एनर्जी अधिक है। हाइट समान कहने पर वो अलग अलग लैंग्वेज में सवाल बना सकता है, उनको आसानी से आप लोग कर सकते हैं।
पहला पॉइंट था हमारे पास हाइट समान का, दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान समान का, मास समान का। तो उनमें किसकी एनर्जी अधिक होगी ये आपके सामने लिखा है पहली कंडीशन का आंसर, और दूसरी कंडीशन का आंसर होगा जिसकी ऊंचाई अधिक होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगली बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे, और लैंग्वेज में कैसे बन सकते हैं। देखो अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं। हमारे पास कोई भी रेत के ढेर बने हुए हैं, ये रेत है, और किसी पिंड को हम लोग जिसका द्रव्यमान समान है, कैसे लैंग्वेज में सवाल बन सकते हैं। ये रेत है और हमारे पास ये पिंड है और ये दूसरा पिंड है। दोनों की ऊंचाई कैसी है हमारे पास, समान है। इससे यहाँ से दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान है। H1 बराबर के H2 है। तो अब हमारे पास इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। दोनों की हाइट सेम है, ग्रेविटी भी इनके लिए सेम होगी, G1 बराबर G2, क्योंकि ग्रेविटी तो दोनों में सेम ही रहने वाली है। ये तो बिना संकोच किए आप लोग सोचना, उसमें हाइट वाइट को चेंज करने के लिए कहेगा तो आसानी से आप लोग उसको समझ सकते हो। तो कैसे सवाल बनेगा, दो पिंड हैं और जिनकी ऊंचाई समान है उनको एक समान ऊंचाई से रेत में गिराया जाता है, यानी रेत में गिराया जाता है, ऊपर से गिराया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा पिंड अंदर की ओर अधिक जाएगा, यानी कौन सा अधिक गहरा गड्ढा बनाएगा, ऐसा सवाल वहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो बताओ कौन सा गड्ढा अधिक गहरा बनाएगा। तो वहाँ पर जिसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी वही क्या बनाएगा, गड्ढा अधिक। तो यहाँ पर भी आंसर कैसे देना है, जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा वह पिंड अधिक गहराई तक जाएगा, अधिक गहरा गड्ढा बनाएगा। तो ऐसे वहाँ पर भी सवाल बन सकते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पर वैसे भी समझाया, पर इस तरीके से भी वहाँ पूछ सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा होती क्या है, किसी पिंड में गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। किसी पिंड की गति के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ सवाल होगा। इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं तो किसी पिंड की गति के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है और वी है वेग, यानी कोई भी बॉडी है वो गति की अवस्था में है तो उसमें गति होगी, और गति के कारण ही उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ से हमारे पास जैसे बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक भी जूल ही होता है। ये बात आप लोग याद रखना, एनर्जी का मात्रक जूल है। और ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, और उसके बाद हम लोग बात करें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हो, इन सभी ऊर्जाओं की राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती हैं। ये कुछ भी नाम जोड़ दे पर ऊर्जा जुड़ा हुआ है तो मतलब है कैसी ऊर्जा हमारे पास, कैसी ऊर्जा, बोलो आप लोग भी, कैसी ऊर्जा, अदिश। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे हमारे यहाँ से सवाल बन सकते हैं। हमारे पास लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हमारे कैसे सवाल बन सकते हैं। लैंग्वेज में हमारे इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं कि किसी पिंड का वेग
समान हैं। यहाँ पर कंपेयर करना है तो इसको थोड़ा सा आप लोग किन्हीं दो पिंडों के वेग समान हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान असमान है, यानी कि समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, असमान है। तो किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, आप लोग बताओ। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसको? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हमारे पास दो पिंड हैं, तो पहले पास जैसे बात करते हैं, पहले के लिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, तो क्या फॉर्मूला होगा? हाफ m1v1²। और दूसरे के लिए हमारे पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हाफ m2v2²। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि उसने कंडीशन किस बात की कही है? किन्हीं दो पिंडों के वेग समान है। तो वेग का मतलब है v1 बराबर v2 है, यानी इसका वेग भी समान है ये, और ये दोनों वेग कैसे हैं? समान हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की वैल्यू कॉमन ही रहेगी, लेकिन उनका द्रव्यमान असमान है, यानी अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं। तो किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो आप लोग बताओ किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? साफ साफ आपके सामने लिखा है, जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उस पिंड की गतिज ऊर्जा कैसी होगी? अधिक होगी। क्या है इसका अर्थ? जिसका द्रव्यमान कैसा होगा? अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक होगा, उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये आप लोग अधिक होगी, ये आप लोग जब देख रहे हो तो इतना आसान लगेगा कि आपको तुरंत ही आप लोग कर दोगे। फिर भी मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। बता तो मैं वैसे भी सकता हूँ बिना लिखे, पर आप लोग जब खुद करोगे एक बार तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर कमी देखने के लिए मिल रही है। तो कोशिश किया करो आप लोग इसको लिखने की भी, क्योंकि जब आप लोग खुद लिखोगे तो आपको बार बार पता लगेगा कि कौन सी बात कहाँ लिखी है और कैसे हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। सेम लैंग्वेज अगले की बात करें हम लोग, उसमें क्या कहा जाए? द्रव्यमान का मान समान है, m1 बराबर m2। दूसरी कंडीशन लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना आप लोग खुद ही लैंग्वेज में। तो कंडीशन क्या है? द्रव्यमान समान है, लेकिन वेग कैसा है? अलग अलग है। वेग का मान कैसा है? असमान है। तो बताओ कंडीशन क्या होगी कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? उस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी जिसका वेग अधिक है। या तो इसका वेग यानी पहले का वेग अधिक हो, या फिर दूसरे का वेग अधिक हो। जिसका वेग अधिक है उस पिंड में क्या होगी? गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसका वेग अधिक हो उस पिंड में क्या होगी? गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। ये बात आप लोग याद रखना। और ऐसे भी परिवर्तित कर सकता है कि पहले का वेग 2 गुना है और दूसरे का वेग 3 उसका आधा कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा का मान किस में अधिक रहेगा? तो वहाँ से अलग अलग लैंग्वेज में भी सवाल बना सकता है। जैसे हमारे पास पहले की कंडीशन न्यूमेरिक नंबर में दी जाए, हमारे पास डिजिट में दे दी जाए कि वेग का मान हमारे पास कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है, और उसके बाद में कहेगा कि लैंग्वेज दूसरे का वेग पहले के वेग का 2 गुना है।
तो बताओ किस में गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो साफ साफ आप लोग बताओ, जब पहले का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरे का वेग 2 गुना उसने कहा है, तो वो कहने की बात कर रहा है कि इसका मान कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और अब आप लोग आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किसका मान अधिक आएगा। तो द्रव्यमान समान होगा यदि, तो हमारे पास किसका मान अधिक आएगा, जिसका वेग अधिक है उसकी एनर्जी भी कैसी आएगी, अधिक एनर्जी आएगी। ये एनर्जी गति के कारण उत्पन्न होती है और जबकि स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। हमसे पूछ लेता है सवाल स्थितिज ऊर्जा का कि कोई व्यक्ति हिमालय पर्वत पर बैठा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है। कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है तो उसमें बताओ कौन सी ऊर्जा है। तो जो भी बैठे हुए हैं, स्थिर हैं, वो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। एक ट्रेन गति की अवस्था में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। एक प्लेन गति की अवस्था में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो जो गति में है उसमें गतिज ऊर्जा, और जो स्थिति में है, विराम में है, रेस्ट में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं उनके बारे में हमने बात की है। और जैसे हमारे पास लैंग्वेज में सवाल आ जाता है कि जो भी एक बांध होता है, एक डैम होता है, जो उसमें जल इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है जल, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो इकट्ठे हुआ जल विराम में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ये बात आप लोग याद रखना। और ऊंचाई से गिरते हुए पिंड में हमारे पास यदि किसी पिंड को ऊपर से गिराया जाता है तो किस उसमें कौन सी एनर्जी किस में परिवर्तित होगी। तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। जिस पिंड को गिराया जाता है, जैसे अब ये रेस्ट में है और इसको गिराया जाएगा तो हमारे पास वो किस में एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और जब हम लोग किसी गति करती हुई वस्तु को रोकते हैं तो वह गतिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखना। ऐसे सवाल हमारे यहाँ से इनके बारे में बनते हैं। अब हमारे पास बात करते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। तो यहाँ से पूछता है कि जैसे कोई भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट देगा, एक यंत्र देगा और उससे पूछेगा कि कौन सी एनर्जी को किस में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम लोग नाम लिखने की बात करें, हमारे पास कोई भी डिवाइस देगा, हमारे पास कोई भी युक्ति या फिर डिवाइस देगा और वहाँ से किस प्रकार से हमारे सवाल बनेंगे। हमारे पास लिखेगा उसने कि जैसे हमारे पास लिखा है विद्युत बल्ब लिखा है, तो विद्युत बल्ब किस एनर्जी को किस एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। विद्युत बल्ब तो कार्य ऊर्जा रूपांतरण, यानी कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, ऐसा हमारे पास यहाँ से सवाल ये बनाएगा। तो बताओ विद्युत बल्ब का कार्य क्या है, या यह कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताओ आप लोग। तो हमारे पास विद्युत बल्ब की हम लोग बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा में, और इसके साथ साथ किस में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। आपने देखा होगा बल्ब क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो प्रकाश के साथ साथ बल्ब क्या होते हैं, ऊष्मीय भी हमें देते हैं, ऊष्मा भी देने का कार्य करते हैं। तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा में, और साथ के साथ ऊष्मीय ऊर्जा में। यहाँ पर कोई और दूसरी डिवाइस का नाम लिखेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास डिवाइस लिखी हुई है सोलर सेल। तो सोलर सेल लिखा हुआ है हमारे पास, तो सोलर सेल के द्वारा कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो सोलर सेल हमारे पास जो सौर ऊर्जा होती है उसे किस में परिवर्तित करती है, उसको परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। कौन? हमारे पास सोलर सेल। अब उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कि हमारे पास और लिखा है, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती हमारे पास क्या कार्य करती है? मोमबत्ती कौन सी एनर्जी को किस में परिवर्तित करती है? ऐसे ही लिखा हुआ होता है डिवाइस का नाम और वहाँ से पूछ लेता है कि किस एनर्जी को किस में परिवर्तित किया जाता है। तो मोमबत्ती क्या क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? प्रकाश ऊर्जा में वह और किस में परिवर्तित करती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। कौन? हमारे पास जो मोमबत्ती होती है। और उसके बाद हमारे पास लिखा है, जैसे डायनेमो होता है, डायनेमो यह क्या कार्य करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे पास जैसे होते हैं लाउड स्पीकर का क्या कार्य होता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसका होता है? हमारे पास माइक्रोफोन का होता है। तो ये डिवाइस हमारे पास लिखी हुई हैं जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दो और लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, जैसे सितार है, तो सितार कौन सी एनर्जी को किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये हमारे पास सितार होता है। जैसे इंजन की हम लोग बात कर लें, इंजन लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिख लो। इंजन का कार्य क्या होता है? तो यह होता है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसका होता है? हमारे पास जो इंजन होता है। तो ये डिवाइस के नाम हैं और कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित करते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ध्यान से आप लोग इसको देख लो। बाकी हमारे पास और कैसे सवाल बन सकते हैं, इस प्रकार के ही सवाल बन सकते हैं। कुछ भी नाम दें आप लोग, वहाँ से उनको आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। बहुत आसान है, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं आपको, बस कंप्लीट आप लोग पढ़ा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से सीखने के लिए मिले। फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। तो कौन सी डिवाइस किस में परिवर्तित कर सकती है एनर्जी को, उसके बारे में हमने बात की है। एक पॉइंट अपना नेक्स्ट बचा है, पावर, शक्ति क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पर उसी सिलेबस में लिखा है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति वैसे पहले ही का हो जाना चाहिए गति के साथ ही, पर रोटेशनल मोशन हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऐसी बात है नहीं। तो उनको हम लोग साथ ही पढ़ लेंगे, फिर आगे के जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो पढ़ाई करो आप लोग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।